कहानी की शुरुआत में एक रोड एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी एक चाइनीज लेडी और दूसरी तरफ अमेरिकन लेडी जो कि पुलिस वाली थी। तो पुलिस वाले अमेरिकन लेडी से तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, उल्टा चाइनीज लेडी को ही सुना रहे कि तुम आंख बंद करके गाड़ी क्यों चला रही थी। वो बेचारी समझाने की कोशिश कर रही कि उनकी आंख बंद ही रहती है, लेकिन कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं। इसी बीच डिटेक्टिव ग्राम कार से उतरकर साइड में जाता है और वहां उसने देखा कि पुलिस ने वो एरिया सील कर रखा है क्योंकि वहां पर पड़ी थी एक लाश, जिसे देखकर डिटेक्टिव ग्राम के तोता मैना सब उड़ गए। द गुड सिनेमा पेश करते हैं क्रैश। दोस्तों, ये मूवी शायद दुनिया की सबसे अंडररेटेड मूवी है। ऑस्कर जीतने के बावजूद भी आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी का कभी नाम भी नहीं सुना होगा। आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो शायद ये मूवी आपके सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल दे। शायद ये मूवी आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए वीडियो को बिना पलक झपकाए आखिर तक देखना। सो कहानी पर वापस आते हैं। एक्सीडेंट से अब हम एक दिन पहले आ गए, जहां एक ईरानी आदमी अपनी बेटी के साथ बंदूक खरीदने आया है। अमेरिका में रहते हुए इन्हें सेफ महसूस नहीं हो रहा, इसलिए ईरानी अंकल सेफ महसूस करने के लिए गन खरीद रहे हैं। लेकिन कौन सी गन लेनी है कौन सी नहीं, इसमें ये इतने कंफ्यूज है कि दुकानदार ने कह दिया कि ओसामा की 7वीं औलाद जिहाद विहाद करने के मूड में है क्या। ये बात ईरानी अंकल को चुभ गई। उसने जॉन सीना ठोक के कहा कि वो अमेरिकन नागरिक है, बेशक उसे इंग्लिश बोलनी ना आती हो। फिर दुकानदार ने सिक्योरिटी बुला के बुढ़े को बाहर निकलवा दिया और उसकी लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगा। लड़की ने बंदूक ले ली और जो बुलेट्स उसे सबसे पहले दिखी वही उठा के वो गुस्से में वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ हमें एंथनी और पीटर दिखाए जाते हैं। एंथनी तो एक नंबर का छपरी है और पीटर उसकी संगत में रहकर उसी के जैसा बनता जा रहा है। हालांकि पीटर डिटेक्टिव ग्राम का भाई है, तो एंथनी को लगता है कि वाइट लोग सब कुछ ब्लैक लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि कैफे में उन्हें वाइट लोगों से ज़्यादा वेट करना पड़ा, वो बात अलग है कि वे लाइन में सबसे पीछे लगे हुए थे। और तो और एंथनी को कॉफ़ी भी नहीं मिली। इस पे पीटर ने कहा कि जब हमने कॉफ़ी ऑर्डर ही नहीं की तो दुकान वालों को क्या सपने आ रहे हैं कि वो हमें कॉफ़ी देंगे। लेकिन एंथनी के हिसाब से वे ब्लैक है, इसलिए उन्हें कॉफ़ी नहीं मिली। असल में एंथनी विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार था। इसमें एक इंसान अपनी आइडियोलॉजी बना लेता है और फिर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही देखता है। जैसे कि एक आइडियोलॉजी है सूडो फेमिनिज्म, जिसे फेमिनिज्म के साथ अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इसमें लड़की लाइफ के हर एस्पेक्ट को उसी नज़र से देखती है जिससे ये प्रूफ हो कि मेल कम्युनिटी उन्हें डोमिनेट कर रही है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। तो एंथनी विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार है। उसने जैसे ही सामने से आ रही महिला को देखा तो उसने ये नोटिस किया कि महिला ने उन्हें देखते ही अपने पति का हाथ पकड़ लिया। मतलब वे ब्लैक है, इसलिए महिला उन्हें देखकर डर गई। पीटर ने कहा कि हो सकता है महिला को ठंड लग रही हो, लेकिन एंथनी को लॉजिक कहाँ समझ आता था, इसलिए महिला के डर को हकीकत में बदलने के लिए इन्होंने बंदूक निकाल ली और फिर उनकी कार लेकर भाग गए। गाइस, देख रहे हो आप, जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हो एक दिन आप वैसे ही बन जाते हो। एंथनी को नफरत थी कि लोग ब्लैक कम्युनिटी को ऐसे देखते थे जैसे वो क्रिमिनल्स हो, और फिर वो इसी नफरत के चलते खुद भी एक क्रिमिनल बन गया। बाय द वे, इन्हें नहीं पता कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कार चुराई है। जब अटॉर्नी की वाइफ ने देखा कि उनके दरवाजे पर एक मैक्सिकन बंदा लॉक लगा रहा है तो वो अपने पति पर भड़कने लगी, ये कहते हुए कि आज वैसे ही भरे बाजार में 2 कलवों ने हमारे सर पे बंदूक तान दी और अब तुमने एक मैक्सिकन बुला लिया जिसके हाथ पर जेल वाला टैटू भी बना हुआ है। जीन को लगा कि ये टैटू वाला अपने दोस्तों के साथ इनके घर में घुसेगा और फिर इनका घर लूटकर चला जाएगा, लेकिन उसके पति ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। डैनियल लॉक वाले ने उनकी सारी बातें सुन ली और फिर वो यहाँ से चला गया। इसके बाद अटॉर्नी को दिखाते हैं जो बहुत न्यूट्रल बन रहा था, लेकिन उसके न्यूट्रल होने की असली वजह है पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर वो ब्लैक के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसकी ब्लैक वोट्स चली जाएगी और फिर वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नहीं बन पाएगा। इसके बाद रेयान को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस वाला है। वो हॉस्पिटल में अपने डैड के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रही। और जब उसे पता चला कि रिसेप्शनिस्ट एक ब्लैक लेडी है तो उसे और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो लेडी उससे बदतमीजी से बात कर रही थी। इसके बाद वो अपने पार्टनर जॉन के पास आ गया और उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की बड़ी कार उनके ठीक सामने है। वो कार वैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार जैसी लग रही थी, लेकिन जॉन ने कहा कि कार का नंबर भी अलग है और मॉडल भी। पर रेयान की दिलचस्पी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कार में नहीं बल्कि किसी और चीज़ में ही थी।
उसने कार को साइड में लगवाया और फिर कार ओनर कैमरन को बाहर आने के लिए कहा। हालांकि कैमरन ने ना तो दारू पी रखी थी और ना ही उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी, फिर भी रेयान उसे परेशान कर रहा था। सोचिए क्यों? क्योंकि कैमरन एक ब्लैक है और आपको ध्यान ही होगा कि थोड़ी देर पहले रेयान को एक ब्लैक लेडी ने चमकाया था। उसका गुस्सा वो इन ब्लैक कपल्स पर निकालने लगा। कैमरन की बीवी डायना ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो रेयान ने उसे भी कार से बाहर निकलने के लिए कहा और फिर वो ज़बरदस्ती उसकी तलाशी लेने लगा। उसने तलाशी लेने के बहाने उसे अच्छे से मोलेस्ट किया और उसका पति कैमरन बेचारा देखता रहा। उसे डर था कि अगर उसने कोई हरकतबाजी की तो पुलिस वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करके गोली न मार दे, इसलिए वो चुपचाप ये सब देखता रहा। इतनी बड़ी घटना के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कैमरन की वाइफ डायना ने उसे बहुत सुनाया, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, जिसके चलते उनकी अच्छी खासी मैरिड लाइफ तबाह हो गई। इसके बाद डैनियल को दिखाते हैं जिसकी बेटी लॉरा डर के मारे बेड के नीचे सो रही थी। दरअसल डैनियल पहले जहाँ रहता था वहाँ आए दिन गोलियाँ चलती रहती थी। एक दिन तो गोली उनके घर तक आ गई, इसलिए डैनियल अपनी बीवी और बेटी को लेके यहाँ शिफ्ट हो गया ताकि वो और उसका परिवार सेफ रहे। लेकिन लॉरा को अभी भी लगता है कि वो गोली वापस उनके घर में आ जाएगी। अपनी बच्ची का डर निकालने के लिए डैनियल ने उससे कहा कि कोई भी बुलेट पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनके पास एक जादुई चोगा है जिसे पहनने के बाद सिर्फ पैरासीटामोल की गोली के अलावा कोई भी गोली अंदर नहीं जा सकती। उसने वो जादुई अदृश्य चोगा निकालकर लॉरा को पहना दिया और लॉरा को अपने पापा की बात पर यकीन भी हो गया और फाइनली वो बिना डरे बेड के ऊपर सो गई। इसके बाद वापस एंथनी और पीटर को दिखाते हैं जो हवाबाजी में कार चला रहे थे। इसी हवाबाजी के चलते उन्होंने एक चाइनीज़ आदमी को ठोक दिया और वो आदमी अब इनकी कार के नीचे फंसा हुआ था। एंथनी तो उसे यूं ही छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन पीटर ने उसे समझाया कि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़कर चले गए तो ये मर जाएगा और फिर हमारे ऊपर चोरी के साथ साथ मर्डर का भी केस चलेगा। इसलिए उन्होंने उस आदमी को कार के नीचे से निकालने का फैसला किया। फिर जॉन को दिखाते हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर से दरखास्त कर रहा था कि उसे एक नया पार्टनर चाहिए, क्योंकि जॉन एक अच्छा इंसान था और वो काले गोरों में भेद नहीं करता था। लेकिन उसके साथी रेयान ने कैमरन और उसकी बीवी के साथ जो किया, उसके बाद जॉन अब एक नया पार्टनर चाहता था। ये सब सुनने के बाद भी चीफ ने कहा कि ये पार्टनर बदलने के लिए वैलिड रीज़न नहीं है। ये बात चीफ जब कह रहा था जब वो खुद एक ब्लैक आदमी है। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि अमेरिकन पुलिस सिस्टम हाईली रेसिस्ट है और रेसिस्ट सिस्टम में यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े ये सिर्फ वही जानता था। इसलिए उसने जॉन को सलाह दी कि पार्टनर बदलने के लिए रेसिज्म के अलावा कोई और कारण सोचे। इधर डैनियल ईरानी अंकल के घर पे लॉक सही करने आया होता है। उसने अंकल को बताया कि लॉक सही नहीं हो सकता, इसलिए उसने लॉक को रिप्लेस कर दिया है और मेन दिक्कत लॉक में नहीं बल्कि उनके दरवाजे में है। ये बात ईरानी अंकल को कुछ समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि डैनियल उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डैनियल पर चिल्लाने लगे। डैनियल ने भी उन्हें साफ साफ शब्दों में समझाया कि उन्हें लॉक नहीं बल्कि दरवाज़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन अंकल यही बोलते रहे कि तुम बस लॉक ठीक कर दो। डैनियल ने अपना बिल फाड़ दिया और कहा कि मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो जाने लगा और अंकल फिर भी उस पर चिल्लाते रहे कि लॉक क्या तेरा बाप ठीक करेगा। ईरानी अंकल को लैंग्वेज गैप की वजह से बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो समझना भी नहीं चाहते थे कि उन्हें बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। इधर रेयान के पापा को दिखाते हैं जो अपनी बीमारी की वजह से बेहद परेशान थे और रेयान भी अपने पापा को इस हालत में देखकर बेहद दुखी था। इसी बीच ईरानी अंकल ने देखा कि उनकी दुकान को लुटेरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने डैनियल की सलाह नहीं मानी और लुटेरे आसानी से उनकी दुकान में घुस गए। सुबह सुबह एंथनी और पीटर को भी दिखाते हैं जो पैदल चल रहे थे। पीटर ने बस पकड़ने के लिए कहा, लेकिन एंथनी ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि बस वालों ने बड़े बड़े शीशे इसलिए लगवा रखे हैं ताकि वो अंदर से ब्लैक लोगों को देखकर उनका मजाक बना सके। विक्टिम मेंटलिटी का लेवल देख रहे हो? ये तो लिटरली उड़ता हुआ तीर अपने अंदर लेने वाली बात है। अब रेयान अपने पापा का नंबर लगवाने हॉस्पिटल आ गया। दरअसल रेयान के पापा को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, ऐसा यहाँ के डॉक्टर ने बताया, लेकिन इस इन्फेक्शन की दवाई खाने के बावजूद भी उन्हें आराम नहीं लग रहा होता, इसलिए रेयान फिर से डॉक्टर को दिखाना चाहता था।
लेकिन यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि पहले से ही बहुत लोग अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे थे। रेयान को ब्लैक लेडी पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, तुम्हारी जगह 5-6 क्वालिफाइड वाइट लोग भी यहाँ हो सकते थे जो अपना काम शायद ढंग से करना जानते हो। लेडी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने रेयान को जाने के लिए कहा। जब रेयान नहीं डिगा तो लेडी सिक्योरिटी बुलाने लगी। तब रेयान ने असली बात बताई। उसने बताया कि बेशक तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मेरे पिता ये सब डिजर्व नहीं करते। उसने बताया कि उसके पिता पूरी ज़िंदगी एक सफाई कर्मचारी बन के रहे और फिर पैसा जोड़ के उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसमें उन्होंने 23 लोग रखे थे, सब के सब ब्लैक, और उन्होंने सबको इक्वल तनख्वाह भी दी। और फिर एमसीडी वालों ने डिसाइड किया कि अल्पसंख्यकों की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, जिससे रेयान के पिता एक ही रात में बर्बाद हो गए। उनका बिजनेस, उनका घर, उनकी बीवी सब उनसे छिन गए। बीवी तो खैर खुद ही गई थी, बाकी सब उनसे छीन लिया गया। यही कारण था कि रेयान अल्पसंख्यक या ब्लैक लोगों से इतनी नफरत करता था। यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि व्यक्ति के कठोर होने के पीछे बहुत ही बड़े कारण होते हैं, जिन्हें हम या तो कभी समझ नहीं पाते या शायद समझना ही नहीं चाहते। खैर, इतनी बातें बताने के बाद भी इसके बाप को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। इसके बाद डायना को दिखाते हैं, जो अब कैमरॉन को छोड़कर पछता रही थी, क्योंकि कैमरॉन एक डायरेक्टर है और उसके बिना डायना कुछ भी नहीं। डायना के बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी कैमरॉन इस रिश्ते को छोड़ने के फैसले पर टिका रहा। इधर ईरानियों की दुकान पर इंश्योरेंस वाले आए और उन्होंने बताया कि लॉक वाले ने अंकल को दरवाज़ा सही करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कोई पैसा नहीं देगी, क्योंकि ये सब दुकान ओनर की लापरवाही का नतीजा है। ये सुनकर ईरानी अंकल पगला गए। उनके पास तो सिर्फ ये दुकान ही थी जिससे उनका घर चलता था। इसके बाद रेयान को दिखाते हैं, जो ड्यूटी पर था। हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो उस कार की तरफ भागा। उसमें एक लड़की फंसी हुई थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि डायना ही थी, जिसे रेयान ने मोलेस्ट किया था। कार में से पेट्रोल लीक हो रहा था और सामने आग भी लगी हुई थी। किसी भी वक्त आग इन तक पहुंच सकती थी, इसलिए रेयान ने डायना को निकालने की कोशिश की। लेकिन डायना ने जैसे ही देखा कि ये रेयान है तो वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए रेयान को उसके हाथ उससे दूर रखने के लिए कहा। वो रेयान को देखकर इतना डर गई जितना कि वो एक्सीडेंट से भी नहीं डरी थी। रेयान ने उसे समझाया कि अगर उसने इसी वक्त उसे बाहर नहीं निकाला तो कार में ब्लास्ट हो जाएगा और फिर उन दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। फिर रेयान ने उसे छूने से पहले उसकी परमिशन ली और इसी बीच आग फैल गई। आग गाड़ी तक पहुंच गई, जिसके चलते बाकी पुलिस वालों ने रेयान को बाहर खींच लिया और डायना को अंदर ही मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन रेयान आग के बावजूद भी कार में घुस गया और उसने डायना को बाहर निकाल लिया, ठीक धमाके से पहले। रेयान ने डायना की जान बचा ली और बहुत सारे सवाल भी छोड़ दिए। क्या ये वही रेयान है जिसने डायना को बुरी तरह मोलेस्ट किया था? और क्या ये वही डायना है जो रेयान से नफरत करती थी? क्या एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान होता है या एक इंसान में कई सारे इंसान होते हैं? इस पर्टिकुलर घटना ने अपने पीछे ये सारे सवाल छोड़ दिए, जिनके जवाब आप अपनी समझ से कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इधर कैमरन सदमे में बैठा हुआ था, तभी एंथनी और पीटर उसको लूटने आ गए। उसने अपना सारा गुस्सा उन दोनों लुटेरों पर निकालना शुरू कर दिया। लुटेरे समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैमरॉन के अटैक का कैसे सामना करे, क्योंकि वो गन से भी नहीं डर रहा था। पुलिस ने ये सब नोटिस कर लिया और वो उनके पीछे लग गए। पीटर तो भाग गया और अब कार में सिर्फ एंथनी और कैमरॉन थे। पुलिस ने उनकी कार रुकवा ली और पुलिस वालों में से एक जॉन था। उसने जैसे ही कैमरॉन को देखा तो उसे याद आ गया कि ये तो वही आदमी है जिसे रेयान ने हैरेस किया था। कैमरन को भी पुलिस से नफरत हो गई थी, इसलिए वो उन्हें धमकाने लगा। अगर वो 5 मिनट और ऐसे करता तो शायद कोई सा पुलिस वाला उसे शूट कर देता। लेकिन जॉन ने अपने साथियों को समझाया कि टेंशन लेने की बात नहीं है। उसने कैमरॉन की जान बचाने के लिए ये तक कह दिया कि वो मेरा दोस्त है, और फिर उसने कैमरॉन को समझाया कि वो फालतू में मरना क्यों चाहता है। कैमरॉन को भी लगा कि ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जो भेदभाव करने की बजाय उसी के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसने जॉन की बात सुनी और मामला ठंडा हो गया। एंथनी ने भी ये नोटिस किया कि कैमरन ने पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताया और इसी वजह से वो भी बच गया। दूसरी तरफ ईरानी अंकल वही गन लेके जो उन्होंने शुरू में खरीदी थी, उसी गन के साथ वो डैनियल के घर पहुंच गया। उसे लग रहा था कि डैनियल ने उसकी दुकान में चोरी करवाई है। उसने फिर डैनियल को गन पॉइंट पर ले लिया। जब डैनियल की बेटी ने देखा कि उसके डैड खतरे में है तो वो बाहर भागी और अपने डैड को बचाने के लिए बंदूक के सामने आ गई।
गोली चलने के बावजूद भी लड़की जिंदा बच गई और फिर बच्ची ने अपने डैड से कहा कि उनका जादुई चोगा सच में कमाल का है। ईरानी अंकल वहीं पागलों की तरह खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। फिर रात में पीटर ने लिफ्ट मांगी और उसे लिफ्ट दी भी जॉन ने, क्योंकि जॉन काले गोरों में भेद नहीं करता था। लेकिन पीटर की हरकतें देखकर उसे लग रहा था कि वो एक क्रिमिनल है। पीटर जॉन के डैशबोर्ड पर लगी जीसस की मूर्ति देखकर हंसने लगा, जिस पे जॉन ने उससे पूछा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। पीटर ने उसे समझाया भी कि वो उस पे नहीं हंस रहा, लेकिन जॉन को उसके हंसने की वजह जाननी थी। फिर पीटर ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो जॉन को लगा कि उस पे हमला होने वाला है, इसलिए उसने पीटर से पहले बंदूक निकालकर उसे शूट कर दिया। लेकिन पीटर तो सिर्फ अपनी जेब से जीसस की मूर्ति निकाल रहा था। वो मूर्ति देखकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो भी हमेशा ऐसी मूर्ति अपने पास रखता था। ये देखकर जॉन को लगा कि ये उससे क्या हो गया। जॉन कितना ही सेक्युलर बनता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि ब्लैक लोग क्रिमिनल्स होते हैं। मन की यही बात आज बाहर आ गई, जिसके चलते पीटर मारा गया। यहाँ से हमें पहला सीन दिखाया जाता है जब डिटेक्टिव ग्राम ने रोड के साइड में बॉडी देखी थी। वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि पीटर की, या कहो उसके छोटे भाई की थी। इधर एंथनी बस में ट्रैवल कर रहा था। उसने देखा कि सब लोग बड़ी शांति से बस में सफ़र कर रहे हैं। उसे ये एहसास हुआ कि वो जो सोचता था वो कितना गलत था, और ये एहसास उसे तभी हुआ जब उसने अपनी सोच के खिलाफ जाके बस में कदम रखा। उसे फिर अचानक रोड पे खड़ी एक वैन दिखी और वो जाके उसमें बैठ गया, जो कि पहले से खुली हुई थी। दूसरी तरफ उस चाइनीज औरत को दिखाते हैं जिससे शुरू में एक्सीडेंट हो गया था। असल में वो बहुत जल्दी में थी क्योंकि उसके पति को 2 सरफिरों ने कार के नीचे रगड़ दिया था। हाँ, पीटर और एंथनी ने जिसे कार के नीचे रगड़ा था वो इसी चाइनीज औरत का पति है। ये चाइनीज औरत शुरू में सड़क पर ऐसे ही नहीं लड़ रही थी, बल्कि उसकी बेचैनी और गुस्से के पीछे भी एक बड़ा कारण था, उसका बिलव्ड पति जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। इधर एंथनी वो वैन बेचने आ गया, लेकिन जब उन्होंने वैन को खोला तो उसमें बहुत सी थाई लड़कियां और बच्चे थे। गैंग वाले एंथनी को इन लोगों के बदले अच्छे पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन एंथनी ने मना कर दिया। इधर ईरानी अंकल को दिखाते हैं जो खुश थे क्योंकि उन्होंने आज एक परी देखी। वो बच्ची जो परी के रूप में आई थी, अपने पापा को बचाने नहीं बल्कि ईरानी अंकल को बचाने। अगर वो परी ना आती तो शायद ईरानी ने कुछ ऐसा कर दिया होता जिसके बाद वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। अंकल को लग रहा था कि बच्ची कोई परी थी इसलिए उसे गोली नहीं लगी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अंकल की लड़की ने दुकान से खाली गोलियां ली थी, जिन्हें ब्लैंक्स बोलते हैं। ये गोलियां सिर्फ आवाज़ करती है और कुछ नहीं। इधर कैमरॉन को दिखाते हैं जो अब अच्छा महसूस कर रहा था। जो उसकी समाज और पुलिस को लेकर सोच बन गई थी वो जॉन की वजह से टूट गई, और फाइनली उसने फैसला किया कि वो अपने आप को अब और सजा नहीं देगा। इधर एंथनी भी लड़की और बच्चों को मार्केट में ले आया और उसने सभी को आज़ाद कर दिया और खाना भी खिलाया। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फिर किसी कार का एक्सीडेंट हो गया और फिर से लोग आपस में लड़ने लगे, बिना ये जाने कि अगले इंसान की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी के मैसेज को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि इंसान को कैसे समझते हैं। आखिर कोई इस तरह का व्यक्ति है तो वो इस तरीके का व्यक्ति क्यों है, ये बात भी आपको पता चल जाएगी। जैसे रयान का कैरेक्टर दिखाया गया जो कि ब्लैक लोगों से नफरत करता था। आपको नहीं लगता कि उसके पास नफरत करने की काफ़ी मजबूत वजह थी? लेकिन उस सब के बावजूद भी उसके अंदर एक और इंसान था जिसने एक ब्लैक लड़की को बचाया, वो भी अपनी जान पर खेलकर। तो क्या किसी को भी अच्छे इंसान या बुरे इंसान का टैग देना सही है? क्या एक इंसान एक ही होता है या एक इंसान में कई इंसान होते हैं? क्या आप सिर्फ आप हो या फिर आप में भी कई इंसान हैं? इस बात पर विचार करना, और हम मिलते हैं कल रात एक नई वीडियो के साथ। कई दिनों से वीडियो नहीं आई तो उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी, और शाउट आउट कल की वीडियो में मिलेंगे क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।